इस मूवी के स्टार्टिंग में एक दिन अचानक से क्लार्क नाम के एक विशाल कॉमेट ने अर्थ के लगभग 75% हिस्से को नष्ट कर दिया, लेकिन 5 साल बाद भी अर्थ पूरी तरह रिकवर नहीं हो पाई थी और उसका डिब्री अब भी अर्थ के ऑर्बिट में घूम रहा था और कभी कभी वो नीचे भी गिर जाता था। इस सब के बीच गिडी फैमिली कुछ और लोगों के साथ ग्रीनलैंड के एक बंकर में छिपकर इसके इम्पैक्ट से बच गई और बंकर के लोग दुनिया को फिर से रिबिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन नई रियलिटी पूरी तरह क्योटिक हो चुकी थी क्योंकि रेडिएशन ने कई जगहों को जला दिया था और अचानक आने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को खत्म कर देते थे, जिससे लोगों को अंडरग्राउंड रहना पड़ रहा था। और 5 साल बाद किसी तरह सबने इन नई लिविंग कंडीशंस के साथ खुद को अडेप्ट कर लिया था। फिर हम जॉन गिडी नाम के आदमी को देखते हैं। वह अब एक इंजीनियर और एक्सप्लोरर के रूप में काम करता है और अब भी वह एक मिशन पर होता है। इसी दौरान एक एरिया चेक करते समय उसे जमीन में एक नई फिशर खुलती हुई दिखाई दी और लावा बहता हुआ नजर आया। इसके बाद जॉन समुद्र की ओर गया और किनारे पर उसे कुछ लाइफ बोट्स और एक टूटी हुई क्रूज शिप दिखाई दी, तो उसने एक्साइटेड होकर उन्हें चेक किया, लेकिन वे सभी खाली निकले। और फिर जॉन कुछ यूजफुल चीजें ढूंढने के लिए उस क्रूज शिप के अंदर चला जाता है, लेकिन तभी उसे बेस से वार्निंग मिली कि बाहर एक स्टॉर्म बन रहा है, लेकिन उसे वहां तक पहुंचने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। इससे वह थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। इसके बाद जॉन को काफी खांसी आ रही थी, तो उसने अपना मास्क हटा दिया। फिर वह शिप में सर्च करता रहा और इसी दौरान उसे एक बुक के अंदर एक फूल मिल जाता है, लेकिन तभी बेस ने उसे बताया कि स्टॉर्म अब तुम्हारे ऊपर आ चुका है, इसलिए तुम्हें वहां से जल्दी ही निकलना होगा। यह सुनकर वह जल्दी से शिप से बाहर भागा, लेकिन अब वो स्टॉर्म उसके ठीक पीछे आ जाता है, इसलिए वह जल्दी जल्दी बेस की तरफ दौड़ने लगा और अपने साथियों से जल्दी गेट खोलने को कहा। तो तुरंत ही उन लोगों ने गेट खोल दिया, लेकिन गेट को ज्यादा देर तक खुला नहीं रखा जा सकता था क्योंकि रेडियो एक्टिव स्टॉर्म अंदर आ जाता, इसलिए तभी उसने कहा कि गेट को बंद कर दो और स्टॉर्म उन तक पहुंचता उससे पहले ही जल्दी से वह क्लोजिंग डोर के नीचे से कूदकर अंदर आ गया। इसके बाद हम जॉन की वाइफ एलिसन को देखते हैं। वो अब बेस की लीडर बन चुकी थी और अभी ये लोग एक मीटिंग में होते हैं जहां एडम, जो लीडर्स में से एक था, बता रहा होता है कि हमारे पास अब सप्लाईज बहुत कम हो चुकी हैं और मुझे उम्मीद है कि वे अगले साल बाहर प्लांटिंग की कोशिश कर सकते हैं। उनकी बातें सुनकर डॉक्टर अमीना ने कहा कि यह संभव नहीं होगा क्योंकि इसके लिए हमें बेस छोड़ना पड़ेगा और यह अब सस्टेनेबल नहीं है। कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स नष्ट हो चुके हैं, यहाँ तक कि अब आइसलैंड भी गायब हो चुका है। इसके बाद एलिसन ने कहा कि मैंने सुना है कि वेस्टर्न यूरोप अपेक्षाकृत अभी सेफ है क्योंकि वहाँ स्टॉर्म्स कम है, लेकिन उसे याद दिलाया गया कि वहाँ पर अब भी रेडिएशन मौजूद है और थोड़ी सी रेडिएशन भी लंबे टाइम में हार्मफुल हो जाती है। लेकिन तभी किसी ने क्रेटर के बारे में पूछा तो डॉक्टर अमीना ने समझाया कि कॉमेट का मेन पार्ट जो वेस्टर्न यूरोप में गिरा था उससे एक विशाल क्रेटर बन गया था। फिर उसने अपने कॉलीग्स के साथ अनुमान लगाया कि उससे बने माउंटेन्स और क्रेटर की डेप्थ रेडियो एक्टिव विंड्स को रोक रही है, इससे वह जगह न्यू लाइफ के लिए सबसे परफेक्ट जगह बन सकती है। उनकी बातें सुनकर जनरल ने कहा कि वह जगह तो ग्रीनलैंड से बहुत दूर है, इसके साथ ही अभी यूरोप से भीषण संघर्ष की रिपोर्ट्स भी आ रही है। फिर मीटिंग के बाद जॉन एक साइकाइट्रिस्ट से मिलने चला जाता है और उसने पूछा कि तुम न्यू लाइफ के साथ कैसे कोप कर रहे हो। तब जॉन ने कहा कि अब मैं इसका आदी हो चुका हूँ। उसकी बात सुनकर डॉक्टर ने उसे सलाह दी कि तुम्हें अपने पार्टनर से हर बात खुलकर करनी चाहिए और तभी अचानक से बंकर कांपने लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद ही रुक गया। ये देखकर जनरल ने कहा, देखो चिंता की बात नहीं है क्योंकि इस बंकर ने क्लार्क कॉमेट के इम्पैक्ट को झेला है तो अर्थक्वेक को भी झेल सकता है। और फिर एलिसन ने डिस्ट्रेस सिग्नल के बारे में पूछा तो एडम ने कहा कि अब हम और लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि यह जगह पहले से ही फुल है, लेकिन एलिसन उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए उसने इसके लिए वोट की मांग की। फिर ज्यादातर लोगों ने रेस्क्यू के पक्ष में वोट दिया और जनरल ने कहा कि हम उनके लिए कल रेस्क्यू टीम भेजेंगे। एलिसन और जॉन का बेटा नेथन बंकर के स्कूल में पढ़ रहा होता है और उसे स्टार्स में खास इंटरेस्ट भी था। तभी उन्हें टीचर ने बताया कि समारा कॉमेट का एक हिस्सा अब भी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में फंसा हुआ है और उसने प्लेनेट के चारों ओर एक रिंग बना ली है। दूसरी तरफ अभी जॉन अपने दोस्त के साथ वाटर प्लम्बिंग सिस्टम ठीक कर रहा था और कुछ टाइम बाद ही उन्होंने प्लम्बिंग ठीक कर ली और वे इससे बहुत खुश हो गए। इसके बाद एलिसन और नेथन कम्युनिटी हॉल में जॉन से मिले तो जॉन ने उसे वह फूल दिया जो उसे बाहर शिप में मिला था, लेकिन एलिसन उसके एक्सप्लोरेशन मिशन को लेकर काफी चिंतित थी क्योंकि इस दौरान वह खुद को रेडिएशन के सामने एक्सपोज कर रहा था। लेकिन फिर उसके प्रयास को स्वीकार करते हुए उसने उसे थैंक्स कह दिया। फिर वे अपने बेटे से बात करते हैं। तभी एलिसन बताती है कि नेथन को बाहर देखा गया था। ये सुनकर उसके डैड उसे डांटते हुए कहते हैं कि तुम्हारा ऐसे टाइम में बाहर जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, लेकिन जब वह बाहर जाने की परमिशन मांगता है तो इससे जॉन काफी चिढ़ जाता है। इसके बाद वे थोड़ी देर डांस करते हैं जबकि नेथन अपने रूम में जाकर स्टार्स देखने लगता है। फिर अगली सुबह उसने अपनी शीट में छोटे छोटे होल्स बनाकर कॉन्स्टलेशंस तैयार कर ली और एक रेस्क्यू टीम मिशन पर निकलती है। लीडर्स और मिलिट्री पर्सनल पूरे ऑपरेशन को सुपरवाइज कर रहे हैं। फिर वे सक्सेसफुल
सक्सेसफुली लोगों को रेस्क्यू कर लेते हैं और बेस की ओर लौट रहे होते हैं। इसके बाद जॉन अपने वर्क एरिया में चला जाता है और वहाँ अपने एक साथी को चिंतित देखता है, लेकिन तभी उसे दीवार में एक क्रैक बनती हुई दिखाई दी। दूसरी तरफ रेस्क्यू टीम दूसरे लोकेशन पर जाने की परमिशन मांगती है जहाँ और भी लोग ट्रैप्ड होते हैं। ये देखकर एडम कहता है कि अब वे और लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, लेकिन एलिसन इस पर डिस्कशन करना चाहती थी और अचानक से उनका अपनी टीम से कांटेक्ट टूट जाता है। तभी बंकर बुरी तरह हिलने लगता है और पावर चली जाती है, दीवारें क्रैक होने लगती हैं। तब हर कोई एक दूसरे को बचाने की ट्राई करता है जबकि बंकर कोलैप्स होने लगता है। और फिर अर्थक्वेक रुकने के बाद जॉन अपने दोस्त की हेल्प से उठता है। सबसे पहले वह अपनी वाइफ की तरफ दौड़ता है और उसे सपोर्ट देता है, लेकिन अब भी एलिसन ठीक होती है। ये देखकर उनकी सांस में सांस आती है। इसके बाद वे अपने बेटे को ढूंढने दौड़ते हैं और वे देखते हैं कि उनका बेटा नेथन ठीक है और उसने मास्क पहना हुआ था। फिर वे उससे इसेंशियल सामान और उसका इंसुलिन लेने को कहते हैं क्योंकि वह डायबिटिक है। फिर जॉन एक्स्ट्रा मास्क लेने के लिए दौड़ता है और मास्क पहनकर वे सभी बंकर से बाहर निकलने की ट्राई करते हैं, लेकिन वे देखते हैं कि एग्जिट पहले से ही भागने की कोशिश कर रहे लोगों से भरा हुआ है। ये देखकर जॉन उन्हें तुरंत दूसरे एग्जिट की तरफ ले जाता है, लेकिन वह कोलैप्स हो चुका होता है। फिर भी वे कंक्रीट के नीचे से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद जॉन गेट खोलता है, लेकिन वह हिलने लगता है। फिर वे बाहर भागते हैं गेट उन पर गिरने से पहले, और वे देखते हैं कि बाहर लोग समुद्र की तरफ दौड़ रहे हैं। इसके बाद वे भी समुद्र की ओर बढ़ते हैं, लेकिन वह देखते हैं कि वहाँ पहले से ही लाइफ बोट्स में चढ़ने की ट्राई कर रहे लोगों की भीड़ लगी हुई है और वे कुछ लोगों को एडम का मास्क छीनने की कोशिश करते हुए देखते हैं। तो वे तुरंत उसकी हेल्प के लिए चले गए और इसी अफरा तफरी के बीच में कोई जॉन का मास्क ही चुरा लेता है। फिर किसी तरह वे वहाँ से निकलने में सफल हो गए और उन्हें एक खुली लाइफ बोट दिखाई देती है, तो वे जल्दी से उसमें चढ़ गए और बोट भर जाने के कारण वे डोर बंद कर देते हैं, जबकि लोग अब भी अंदर आने की ट्राई कर रहे थे। फिर पायलट बोट को शोर से दूर ले जाना शुरू करता है, लेकिन तभी अचानक से एक विशाल लहर उनकी ओर बढ़ती हुई दिखाई देती है और यह देखकर वे सभी उसके इम्पैक्ट के लिए तैयार हो जाते हैं। सुनामी किनारे पर मौजूद लोगों को बहा ले जाती है, लेकिन वे अपनी बोट में सुरक्षित रहते हैं और अब उनके पास केवल एक हफ्ते का सप्लाई बचा था। इसलिए वे डिसाइड करते हैं कि उन्हें इंग्लैंड की ओर जाना चाहिए और तभी जॉन को एहसास होता है कि रेडिएशन लेवल कम होता जा रहा है, इसलिए वे मास्क उतार सकते हैं। इसके बाद उन्हें कई दिन बीतते जाते हैं और बोट में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, लेकिन इंजीनियर होने के नाते जॉन उन्हें ठीक कर देता है और नाइट होने पर बोट स्टेबलाइज हो जाती है। इसके कुछ टाइम बाद नेथन अपने डैड को स्काई में स्टार्स दिखाता है, लेकिन तभी अचानक से स्काई से एक मीटियोर गिरता दिखाई दिया और वे सोचते हैं कि यह कहां पर लैंड करेगा। फिर अगली सुबह उनकी बोट फिर से रुक गई, तो पायलट उन्हें बताता है कि शायद इसका फ्यूल खत्म हो गया है और अब वे करंट के भरोसे हैं। ऐसे ही उनके दिन बीतते जाते हैं और सब बेचैन होने लगते हैं, लेकिन जल्द ही उनकी बोट किसी चीज से टकरा गई। फिर वे एक्साइटेड होकर बाहर निकलते हैं और पानी के नीचे एक स्ट्रक्चर को देखते हैं और जॉन कहता है कि मैं इस जगह को पहचानता हूँ, यह लिवरपूल है। लेकिन अब इस सिटी का आधा हिस्सा पानी में डूब चुका था। फिर वे बोट को किनारे की ओर ले जाते हैं। इसके बाद वे सभी बोट से बाहर निकलते हैं और शेल्टर ढूंढने लग गए। जल्द ही उन्हें आसपास लोग दिखाई देते हैं, तो वे उनका पीछा करते हैं। कुछ टाइम बाद ही उन्हें एक रेस्क्यू बंकर मिल गया और अभी लोग अंदर जाने की ट्राई कर रहे थे, लेकिन मिलिट्री एंट्रेंस गार्ड कर रही थी। फिर वे गेट पर जाकर बताते हैं कि हम लोग ग्रीनलैंड के बंकर से यहाँ आए हैं और वे उनसे रिफ्यूज मांगते हैं, तो सैनिक उनसे आइडेंटिफिकेशन दिखाने के लिए कहते हैं, लेकिन केवल एलिसन के पास उसका आईडी था और बाकी सब अपने आईडी खो चुके थे। ये देखकर सोल्जर्स बिना आइडेंटिफिकेशन के उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं देते। उनके पीछे खड़े कई लोग भी अंदर जाने की ट्राई कर रहे होते हैं, तो इससे वहाँ पर अफरा तफरी बढ़ जाती है और सोल्जर्स एडम पर गोली चला देते हैं। फिर गेट बंद करने के लिए वे और गोलियां चलाने लग गए। इस केओस में वे अपने ग्रुप से अलग हो जाते हैं और तभी उनकी तरफ एक रेडियो एक्टिव स्टॉर्म आता हुआ दिखाई दिया, तो जॉन अमीना से कहता है कि अब हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा, लेकिन एडम अब उनके साथ नहीं है। इसके बाद चारों एक कार रोकते हैं और लिफ्ट मांगते हैं, लेकिन वह ड्राइवर बदले में जॉन की वॉच मांगता है, तो जॉन जल्दी से उसे अपनी वॉच दे दिया। इस तरह से अब वे रेडियो एक्टिव स्टॉर्म से बच निकलते हैं और फिर डॉक्टर अमीना पूछती है कि क्या दुनिया हर जगह ऐसी ही हो चुकी है। ड्राइवर जवाब देता है कि अब दुनिया एक डेंजरस प्लेस बन गई है और लोग इन स्टॉर्म से बचने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये स्टॉर्म्स अचानक आते हैं और अपने रास्ते में आने वाले हर किसी को खत्म कर देते हैं। अब वे लंदन जाने का डिसाइड कर लेते हैं, जहां एलिसन की दोस्त मैकेंजी रहती है और उसके पास सरवाइव करने के लिए सब कुछ मौजूद हो सकता है। तभी नेथन डॉक्टर अमीना से पूछता है कि क्या क्रेटर सच में मौजूद है। अमीना कहती है कि मुझे लगता है ये सच हो भी सकता है। ये बिल्कुल डायनासोर एक्सटिंक्शन जैसे इवेंट की तरह है, जब एक एस्ट्रॉइड ने उन्हें खत्म कर दिया था, लेकिन उसी डिस्ट्रक्शन से नई जिंदगी का भी जन्म हुआ था। और तभी ड्राइवर रुकता है क्योंकि अब ये लोग लंदन से केवल आधे घंटे की दूरी पर
होते हैं। फिर जॉन ड्राइवर से कहता है कि क्रेटर सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन हो सकता है शायद यह सिर्फ एक कहानी ही हो। इसके बाद नेथन अपने डैड के पास आता है और तभी अचानक से उन्हें जमीन हिलती हुई महसूस हुई, तो वह चिल्लाते हैं कि सब कुछ न कुछ पकड़ लो। और जॉन नेथन को पकड़ता है और एक पेड़ को कसकर थाम लेता है। तभी उनके ऊपर कई सारे मीटियर्स गिरने लगते हैं, लेकिन वे मजबूती से पकड़े रहते हैं। और जैसे ही सब कुछ थोड़ा शांत होता है तो जॉन ड्राइवर को कार की ओर भागते हुए देखता है। वह उसे कहता है कि तुम अभी वहां मत जाओ, क्योंकि अभी भी एक मीटियर और गिर रहा था। लेकिन वो ड्राइवर कहता है कि मेरे लिए कार ही सब कुछ है, और फिर वह उसकी तरफ बढ़ जाता है। लेकिन तभी उस पर मीटियोर का डिब्री गिरता है और मीटियोर शावर रुकने के बाद वे कार से बाहर निकलते हैं, अपना सामान उठाते हैं और लंदन की ओर चलने लगे। इसके कुछ टाइम बाद वे मैकेंजी के घर पहुंचते हैं और वो अभी अपनी गन के साथ तैयार खड़ी होती है, लेकिन उन्हें अपने सामने देखते ही बहुत खुश हो जाती है और फिर वह उनका अंदर वेलकम करती है। पर यह जगह अभी अल्जाइमर पेशेंट से भरी हुई थी। इसके बाद वो कहती है कि अब यही मेरी लाइफ है। फिर वे नाइट का आनंद लेते हैं और तभी जॉन उससे क्रेटर के बारे में पूछता है, तो वह बताती है कि मैंने तो केवल रूमर्स सुने हैं और हमें दूर से केवल गनफायर की आवाज ही सुनाई देती है। फिर मैकेंजी कहती है कि देखो, चिंता की कोई बात नहीं, लंदन बिल्कुल सेफ है और मैंने इस जगह को जितना संभव हो सके उतना सिक्योर बना दिया है। फिर नाइट में सोते टाइम एलिसन को जॉन की तेज खांसी सुनाई देती है, तो वह जल्दी से उसे देखने जाती है और वो देखती है कि वह तो अब ब्लड की उल्टी कर रहा था और ये देखकर वह काफी हैरान हो गई। तो जॉन उसे बताता है कि रेडियो एक्टिव एनवायरनमेंट में एक्सप्लोरर के रूप में काम करने का मुझ पर असर पड़ा है और असल में मेरे पास जीने के लिए सिर्फ 6-7 हफ्ते ही बचे हैं। ये सुनकर एलिसन कहती है कि यहाँ पर एक हॉस्पिटल है और हम वहाँ तुम्हारा ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन जॉन कहता है कि मैं वहाँ मरना नहीं चाहता और अब हमें क्रेटर जाना होगा, इसलिए मैं अपने आखिरी दिन तुम्हें एक सेफ जगह खोजने में मदद करते हुए बिताना चाहता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट डे वे वहां से निकलने की तैयारी करते हैं और मैकेंजी उन्हें एक कार और कुछ सप्लाईज देती है। फिर वह उन्हें सेल्फ डिफेंस के लिए एक गन भी दे देती है और फिर उनसे जल्द वहां से निकलने को कहती है। लेकिन उन्हें इंग्लिश चैनल को पार करने के लिए बोट की जरूरत होगी और टाइम पास के लिए वे कुछ गेम्स खेलने लग गए। लेकिन तभी अचानक से अमीना को गोली लग जाती है, क्योंकि कोई उन पर फायर कर रहा था ताकि उनकी कार छीन सके। फिर वे कार से बाहर निकलते हैं और जॉन गन पकड़ लेता है और जवाबी फायर करता है। तभी एक आदमी पीछे से हमला करने की ट्राई करता है, लेकिन जॉन तुरंत ही उसे गिरा देता है। अब जॉन की बुलेट्स खत्म हो जाती हैं और तभी एक और आदमी उनकी ओर बढ़ रहा था, लेकिन तभी एलिसन उस मरे हुए आदमी की गन से फायर करती है। फिर वे नेथन को चेक करते हैं, वह अभी सेफ था, लेकिन अमीना अब उनके साथ नहीं रही। फिर वे उसे जल्दी से दफनाते हैं और जॉन उसे सम्मान देने के लिए कुछ कहता है। फिर कुछ और घंटों तक ड्राइव करने के बाद आखिरकार वे इंग्लिश चैनल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वो काफी हैरान रह जाते हैं क्योंकि अब पूरा सी गायब हो चुका था और ग्रेट ब्रिटेन से फ्रांस तक केवल सॉलिड लैंड दिखाई दे रही थी। लेकिन अच्छी बात यह थी कि अब उन्हें कार छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती और वे फ्रांस की ओर ड्राइव करने लगते हैं। फिर कुछ घंटों बाद वे देखते हैं कि आगे एक गहरी कैनियन है और सभी कार्स वहां पर रुकी हुई हैं, इसलिए वे कार से उतरते हैं और आगे की ओर बढ़ने लग गए। पर सर्वाइवर्स ने कैनियन पार करने के लिए एक ब्रिज बनाया हुआ था। फिर वे ब्रिज के सामने पहुंचते हैं, लेकिन नेथन को उसे पार करने में डर लगता है, तो जॉन उससे ब्रेव बनने के लिए कहता है। फिर वे नैरो ब्रिज पार करना शुरू करते हैं। तभी अचानक से हवा का तेज झोंका आता है, लेकिन वे किसी तरह बैलेंस बना लेते हैं और फिर वे सेंट्रल प्लेटफॉर्म तक पहुंच जाते हैं। लेकिन अभी भी और ब्रिजेस पार करने बाकी थे और तभी अचानक से जमीन हिलने लगती है, इसलिए उन्हें जल्दी पार करना होगा। अब वे लैडर ब्रिज पर रेंगते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन बीच में ही एक और अर्थक्वेक आता है, तो अब वे रोप को कस कर पकड़े रहते हैं। पर रोप ब्रिज अचानक टूट जाता है और कई लोग नीचे गिर जाते हैं। ब्रिज की लैडर भी हिल रही थी और एक आदमी वापस भागने की ट्राई करता है, लेकिन अब रास्ता बंद होता है। ब्रिज गिरता देख वह उनके ब्रिज पर कूदता है और वह नेथन से टकरा जाता है, पर नेथन लैडर को पकड़ लिया और जॉन तुरंत ही अपने बेटे को वापस ऊपर खींच लेता है। तभी प्लेटफॉर्म भी ढहने लगता है। इसके बाद वे तेजी से दूसरी ओर पहुंच जाते हैं और तभी पूरी स्ट्रक्चर कैनियन में गिर जाती है। फिर वे फ्रांस की ओर चल पड़ते हैं और कुछ टाइम बाद अचानक से एक आदमी उन पर गन तान देता है। फिर जॉन उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि देखो, हमारा कोई बुरा इरादा नहीं है, हम तो सिर्फ क्रेटर तक जाना चाहते हैं। फिर वह आदमी अपना वेपन नीचे कर देता है। तभी वह उनसे हाथ मिलाता है और उन्हें फॉलो करने को कहता है। फिर वह उन्हें कलाला की एक अबैंडन्ड मिल में ले जाता है, क्योंकि उसने उस जगह को अपना होम बना लिया था और वह इलेक्ट्रिसिटी के लिए सोलर एनर्जी का यूज कर रहा था और वे रेडियो एक्टिव एयर को जितना हो सके फिल्टर करते हैं। फिर वह उन्हें अपनी वाइफ
और बेटी कमीलिया से मिलवाता है और उसकी वाइफ रेडियो एक्टिव हवा के कारण पैरालाइज्ड हो चुकी थी। इसके साथ ही वह बोल भी नहीं सकती थी। फिर वे साथ में मील शेयर करते हैं। तभी वह आदमी पूछता है कि तुम लोग क्रेटर क्यों जाना चाहते हो? तो जॉन कहता है कि हमने सुना है कि वह प्रॉमिस्ड लैंड है और वो मानवता की आखिरी होप भी है। ये सुनकर वो बताता है कि वह जगह तो बहुत डेंजरस है। वेस्टर्न अलायंस फ्रेंच आर्मी के बचे हुए सैनिकों के साथ मिलकर उस एरिया की रक्षा कर रहा है और ईस्टर्न अलायंस क्रेटर के रिसोर्सेज पर कब्जा करना चाहता है। इसकी वजह से पूरा इलाका एक वॉर जोन बन चुका है और रात में उसे पार करना लगभग इम्पॉसिबल है। फिर अगली सुबह वो फ्रेंच आदमी उन्हें एक मैप दे दिया और वो बताता है कि तुम्हें वॉर जोन से कैसे बचकर निकलना होगा। ये मुश्किल तो होगा, लेकिन वेस्टर्न अलायंस के बेस पर पहुंचकर जॉन तुमको कमांडर जैनेट से मिलना होगा और तुम्हें उसे वह फोटो दिखानी होगी जिसमें वो और जैनेट दोस्त थे। तभी वह तुम्हें क्रेटर तक पहुंचने में हेल्प करेगा। इसके बाद वो आदमी उनसे अपनी बेटी कमीलिया को साथ ले जाने की रिक्वेस्ट करता है क्योंकि वो चाहता है कि उसकी बेटी भी बेहतर लाइफ डिजर्व करती है। एलिसन यह बातचीत सुन लेती है, इसलिए वो कहती है कि हम कमीलिया को सेफली क्रेटर तक ले जाएंगे। इसके बाद कमीला अपने पेरेंट्स को भावुक होकर गुड बाय कहती है और फिर वे सभी क्रेटर की ओर निकल पड़े। कुछ टाइम बाद वे थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और कुछ फैमिली गेम्स खेलने लग गए और जब कुछ वेस्टर्न अलायंस के सोल्जर्स उन्हें देखते हैं तो वे उन्हें फ्रेंच में बताते हैं कि यह एरिया सिविलियंस के लिए रिस्ट्रिक्टेड है। तभी दूसरे सोल्जर्स थोड़े कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। तब कमीलिया फ्रेंच में समझाती है कि वे कमांडर जैनेट की तलाश में निकले हैं और जैनेट मेरे फादर की फ्रेंड भी हैं और मैं उन्हें क्रेटर तक ले जाने का प्रॉमिस कर चुकी हूँ। ये सुनकर सोल्जर्स कहते हैं कि देखो आगे बढ़ना इम्पॉसिबल है। फिर जॉन रात में हेल्प मांगने लग गया। तब एक सोल्जर उन्हें वॉर जोन के बीच से ले जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वेस्टर्न अलायंस और ईस्टर्न अलायंस क्रेटर के लिए भयंकर फाइट कर रहे थे, इसलिए वो सोल्जर उन्हें नीचे झुककर चलने के लिए कहने लगा। फिर काफी सारी बॉडीज को पार करते हुए वे वेस्टर्न अलायंस द्वारा एक्सकेवेट किए गए बंकर तक पहुंच गए। तब सोल्जर्स उन्हें एक ट्रक में बैठाते हैं और उन्हें एक बेस कैंप में छोड़ देते हैं जहां पर कमांडर जैनेट मौजूद है। तभी वे देखते हैं कि कई सिविलियंस क्रेटर जाने के लिए इंतजार कर रहे थे और फिर जॉन इंचार्ज ऑफिसर से बात करके कमांडर जैनेट के बारे में पूछता है और उसे वो फोटो दिखाता है। तब वो सोल्जर उसे कमांडर जैनेट की बॉडी दिखाता है। इससे सभी काफी उदास हो जाते हैं और फिर वे क्रेटर तक जाने का रास्ता पूछते हैं। वो सोल्जर कहता है कि अब हम तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकते और अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा, लेकिन जॉन उनसे विनती करने लगा और कहता है कि मेरी लाइफ अब बस कुछ ही दिनों की ही बची है, इसलिए मैं अब बस अपनी फैमिली को क्रेटर तक पहुंचाना चाहता हूं। ये सुनकर वो सोल्जर अपने सबऑर्डिनेट को बस में उनके लिए जगह बनाने का ऑर्डर दे देता है। फिर वे बस में चढ़ जाते हैं और आखिरकार वे क्रेटर की ओर निकल गए। लेकिन इस जर्नी के दौरान उनकी बस पर बैंडिट्स हमला कर देते हैं और इस दौरान वे गार्ड्स को मार गिराते हैं और जब ड्राइवर भागने की ट्राई करता है तो तुरंत ही उसे गोली मार दी गई। फिर वो बैंडिट्स बस में बैठे लोगों से बाहर निकलने के लिए कहते हैं। अब जॉन बाकी लोगों से आगे बढ़ने को कहता है और जैसे ही सब बाहर निकल जाते हैं तभी जॉन बैंडिट्स पर हमला करता है और इसी दौरान उसका दोस्त भी हेल्प करने की ट्राई करता है, लेकिन बाकी अटैकर्स उसे गिरा देते हैं और तभी बस के अंदर से 2 गोलियों की आवाज आई। फिर कुछ देर बाद ही जॉन बाहर आता है और अब वह घायल था लेकिन जिंदा था। उसकी ऐसी हालत देखकर लोग तुरंत उसकी केयर करने लगे और सभी फिर से बस में चढ़ते हैं। अब एलिसन बस चलाना शुरू करती है, लेकिन थोड़ी देर बाद बस आगे नहीं बढ़ पाती, इसलिए वे तुरंत नीचे उतर जाते हैं और बाकी लोगों की मदद से पैदल क्लाइंब करने का फैसला करते हैं। फिर जॉन भी पहाड़ों पर चढ़ने लगा और फाइनली शिखर पर पहुंचकर उन्हें क्लार्क नाम के विशाल कॉमेट का क्रेटर दिखाई देता है और यह जगह बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उन्होंने सुनी थी। फर्टाइल लैंड, फ्रेश वाटर, क्लियर स्काई और रेडियो एक्टिव एयर से पूरी तरह फ्री। ये देखकर जॉन कहता है कि अब वे थोड़ा रेस्ट करेंगे और तभी इतनी दूर तक पहुंचने की खुशी में वह जमीन पर ही गिर जाता है और कहता है कि सभी को सेफली पहुंचते देखकर मुझे अब बहुत ज्यादा शांति मिली है। लेकिन कुछ ही टाइम बाद जॉन की सांसें थम जाती हैं। इससे सभी काफी निराश हो जाते हैं और रोने लग जाते हैं। फिर नेथन वही वाक्य दोहराता है बिल्कुल एक फेयरवेल की तरह और वह काइंडनेस, कंपैशन और अंडरस्टैंडिंग से गाइडेड एक नई बेहतर दुनिया बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है और ऐसी ही और मूवीज एक्सप्लेन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।